Algebraic method of solving linear equations. NCERT क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.3। जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशंस अवेलेबल कराए हैं। यदि आप उस वीडियो को वॉच नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके उसे वॉच कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रत्येक प्रॉब्लम में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है और फॉर्म करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला जो वर्क है वह इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो अननोन क्वांटिटी है उसे आपको पहचानना पड़ता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी दो अननोन नंबर्स है जिसका डिफरेंस 26 है और उन अननोन नंबर्स में से एक नंबर जो है वह दूसरे का 3 टाइम्स है। फाइंड देम, यानी उन अननोन नंबर्स को आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वह सपोज करेंगे दोनों अननोन नंबर्स को वेरिएबल x और y के रूप में। लेट द फर्स्ट नंबर बी x and second number be y। अब डिफरेंस जो है, डिफरेंस का मीनिंग हुआ डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर मीन्स दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो x और y का डिफरेंस का मीनिंग हुआ x माइनस y। यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि अब जो आप इंफॉर्मेशन लिखने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन का जो क्लू है यानी इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करते हुए आप यह स्टेटमेंट लिखेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफरेंस जो है दोनों नंबर का वह 26 है और दो नंबर आप सपोज किए हैं x और y, तो दोनों का डिफरेंस यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी फर्स्ट नंबर को x यदि आप लेते हैं तो सेकेंड नंबर y का यह ट्रिपल हो जाएगा यानी x इक्वल टू 3y। इसे आप सपोज कीजिए इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको हम बताए थे कि किसी एक इक्वेशन से आप x का वैल्यू y के टर्म में या y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड करेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में। तो यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें ऑलरेडी x का वैल्यू y के टर्म में है, तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3y फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन सेकेंड से x इक्वल टू 3y इक्वेशन 1 में पुट करने पर तो x का जो वैल्यू है 3y यहाँ पर पुट करेंगे, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। और जैसे ही आप एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी इक्वेशन में तो वह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से चेंज होकर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाता है और तब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप प्रीवियस 2-3 क्लास से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करते आ रहे हैं। तो 3y माइनस वाई हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, देयरफॉर y इक्वल टू 26/2, ये 13। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकेंड में तो x का वैल्यू आ जाएगा। नाउ बाय पुटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट, जब इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं y इक्वल टू 13, फर्स्ट में ना पुट करके सेकेंड में पुट कीजिए, आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x का वैल्यू y के टर्म में है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू
13 इक्वल टू 13 3 जा 39। इस तरह है, जो पहला नंबर हुआ वह 39 हुआ और सेकेंड नंबर जो है वह 13 हुआ। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी दो एंगल है जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है और उसमें से एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री अधिक है, आपको उन दोनों एंगल को फाइंड करना है। तो फिर एक बार आपको बता दें हम कि 99% क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम का जो 99% क्वेश्चन है उसमें जो कुछ फाइंड करना होता है उसी को हम वेरिएबल्स x और y के रूप में सपोज करते हैं। 1% क्वेश्चन में ही ऐसा होता है कि जो फाइंड करना है उससे अलग हटकर हम सपोज करते हैं। उस तरह का क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाता है, आगे चलकर ऐसा क्वेश्चन आएगा हम उसका क्लू बताएंगे कि किस क्वेश्चन में आपको जो फाइंड करना है उससे अलग हटकर सपोज करेंगे। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन में हमें जो कुछ फाइंड करना है उसी को हम x और y के रूप में सपोज करेंगे। तो यहाँ पर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है जिसको फाइंड करना है तो उसे हम x और y के रूप में सपोज करेंगे। लेट फर्स्ट एंगल बी x एंड सेकेंड एंगल बी y। चूँकि दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वह 180 डिग्री, तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन है वह है कि फर्स्ट जो एंगल है, लार्जर जो एंगल है वह स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री अधिक है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ये हुआ सेकेंड। अब किसी एक इक्वेशन से हम x का वैल्यू y के टर्म में या y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड करते हैं, चूँकि हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम यदि इक्वेशन सेकेंड से x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 18 फ्रॉम इक्वेशन 2। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इक्वेशन 2 से x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर रहे हैं, तो आप भी वैसा ही करें। आप इक्वेशन 1 से भी y का x में या x का y में फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x इक्वल टू वाई प्लस 18। अब यह वैल्यू आप सेकंड से फाइंड किए हैं तो यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। जिस इक्वेशन से फाइंड करते हैं आप उस इक्वेशन में ना पुट करके जो दूसरा इक्वेशन है उसमें हम पुट करते हैं। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू तो हमें मिलेगा y प्लस 18 इक्वल टू वाई प्लस 18 प्लस वाई, x की जगह y प्लस 18 और फिर y भी है तो प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। और जैसे ही एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में आप पुट करते हैं तो यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था और यह चेंज होकर हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करना है, लाइक टर्म आप सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, यहाँ प्लस है तो दोनों ऐड हो जाएगा तो y प्लस वाई 2y, और इसका लाइक टर्म यहाँ है 180 तो इसको हम राइट साइड में भेजेंगे 180 माइनस 18 और y इक्वल टू 162 अपॉन 2 इक्वल टू 81 डिग्री। अब यह y का वैल्यू जो 81 डिग्री है इसे आप पुट कर सकते हैं किसी इक्वेशन में, 1 में पुट कीजिए। नाउ बाय पुटिंग y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ y की जगह 81 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 81 इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू 180 माइनस 81 इक्वल टू 99 डिग्री। तो एक एंगल हो गया 99 डिग्री
और दूसरा एंगल हो गया यहाँ पर 81 डिग्री। नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. यानी 7 बैट्स और 6 बॉल्स का जो प्राइस है वह एक साथ यानी टुगेदर 3,800 है, और फिर 3 बैट्स और 5 बॉल्स का जो प्राइस है वह है 1,750। आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट यानी 1 बैट और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। तो फाइंड जो करना है उसे हम एक्स और वाई सपोज करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज वाई। तो 1 बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 7 बैट का कॉस्ट जो हो जाएगा वह 7x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x, और 6 बॉल का कॉस्ट यानी 1 बॉल का कॉस्ट है y, तो 6 बॉल का कॉस्ट होगा 6y, और दोनों का जो प्राइस है वह है 3,800। ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड जो कंडीशन है वह है 3 बैट्स और 5 बॉल का कॉस्ट 1,750। तो 3 बैट्स का कॉस्ट होगा 3x प्लस 5 बॉल 5y इक्वल टू 1,750। ये हो गया सेकेंड। अब किसी एक इक्वेशन आइदर फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2 x का वैल्यू y के टर्म निकालिए या y का वैल्यू x के टर्म निकालिए। तो यहाँ पर आप सेकेंड इक्वेशन से y का वैल्यू x के टर्म में निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 5y इक्वल टू 1,750 माइनस 3x, therefore y इक्वल टू 1,750 माइनस 3x बाई 5। अब यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन सेकेंड से y का वैल्यू x के टर्म में फाइंड किया गया है, तो यह सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। 7x प्लस 6 इंटू वाई की जगह इसका वैल्यू रखाएगा, तो इसका वैल्यू जो है वह है 1,750 माइनस 3x बाई 5 इक्वल टू 3,800, और 7x प्लस 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 600 6 5 जा 30 0 3 6 7 जा 42 और 3 45 का 5 कैरी 4 6 1 जा 6 और 4 10 माइनस 6 3 जा 18x अपॉन 5 इक्वल टू 3,800। और 7 5 जा 35x प्लस 10,500 माइनस 18x अपॉन 5 इक्वल टू 3,800, और 35x माइनस 18x इक्वल टू 17x प्लस 10,500 इक्वल टू 5। जब राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड के रूप में है, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 0 0 5 8 जा 40 0 4 5 3 जा 15 और 4 19, और 7x इक्वल टू
19,000 माइनस 10,500 इक्वल टू 0 0 10 से 5 गया 5 8 माइनस 0 8 यानी 8,500। देयरफॉर x इक्वल टू 8,500 अपॉन 17 कैंसिल करने पर यहाँ 500 हुआ, यानी x का वैल्यू जो आया वह है 500। अब इस x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन में, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया था सेकेंड इक्वेशन से y का वैल्यू x के टर्म में हम निकाले थे, तो ये था y इक्वल टू 1750 माइनस 3x, तो x की जगह यहाँ पर 500 अपॉन 5, ये हो जाएगा 1750 माइनस 1500 अपॉन 5 इक्वल टू 250 अपॉन 5 कैंसिल कीजिए 50। देयरफॉर y इक्वल टू 50, यानी x जो सपोज किए थे हम वह कॉस्ट था बैट का और y सपोज किए थे बॉल का कॉस्ट। तो देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू रुपीज़, x का जो वैल्यू आया 500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू रुपीज़ 50, ये 500 ये 50, ये हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी टैक्सी जो किराया पर अवेलेबल है उसका एक फिक्स चार्ज है और उसके बाद जो डिस्टेंस जितना कवर किया जा रहा है उसके अनुसार एक दूसरा चार्ज है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155, यानी 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको पेड करना पड़ रहा है 105 और 15 किलोमीटर का जो किराया है वह है 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी फिक्स चार्ज क्या है यह आपको बताना है और दूसरा पर किलोमीटर जो चार्ज है वह बताना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तब उसको कितना पे करना होगा। तो सबसे पहले जो आपको फाइंड करना है फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, इसे आप x और y सपोज करेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज be x and the charge per किलोमीटर इज y। तो जब 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया तो जो फेयर होगा उसे फिक्स चार्ज तो देना ही होगा। फिक्स चार्ज तो आप कितना भी किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद एक चार्ज के अलावा जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है और 1 किलोमीटर का जो फेयर है y, तो 10 किलोमीटर का जो फेयर हो जाएगा 10y। इस तरह उसका जो टोटल फेयर होगा फिक्स चार्ज x प्लस y रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 10y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 10y, यह जो फेयर है वह 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का फेयर है। इसमें x रुपीज़ फिक्स चार्ज है, इसमें डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस आप कुछ भी कवर कीजिए x रुपीज़ देना ही है और डिस्टेंस का जो हिसाब है यहाँ पर 10 किलोमीटर पर किलोमीटर का जो किराया है y, तो 10 किलोमीटर का 10y। इस तरह टोटल जो फेयर हो जाएगा यह है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 105। ये फर्स्ट इक्वेशन।
सेकेंड जो फेयर है वो 15 किलोमीटर का फेयर है 155। तो 15 किलोमीटर का फेयर भी जब कैलकुलेट किया जाएगा तो फिक्स चार्ज x रहेगा ही, और चूंकि 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो पर किलोमीटर के हिसाब से इसको फेयर देना होगा 15y। तो इस तरह टोटल फेयर जो हो गया x प्लस 15y फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, और यह जो फेयर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह है 155। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। जो फार्मूला है सब्स्टिट्यूशन मेथड उससे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू y के टर्म में फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, और उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सेकेंड में, जो कि बहुत ही इजी है। इस तरह का क्वेश्चन आप करीब 8-10 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 3 का 3rd तक 8-10 क्वेश्चन आपको बता दिया गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इस मेथड से आप इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और x और जो y का वैल्यू होगा वही x का वैल्यू फिक्स चार्ज हो जाएगा, और y का वैल्यू पर किलोमीटर जो फेयर होगा वह हो जाएगा। और उसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन अटैच किया है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो जिस तरह 10 किलोमीटर का फेयर हुआ x प्लस 10y, 15 किलोमीटर का जो फेयर हुआ वो 15 किलोमीटर का x प्लस 15y, उसी तरह 25 किलोमीटर का जो फेयर होगा वह हो जाएगा x प्लस 25y। और इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने पर x और y का जो वैल्यू आएगा उस x और y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यह है आप फाइंड कर लेंगे कि 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने पर उस व्यक्ति को कितना पे करना होगा, जो कि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर यदि कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसका किराया क्या होगा। यह इससे निकल जाएगा, इसमें x और y का वैल्यू आप फाइंड करके निकाल सकते हैं। नाउ 5th क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। तो हम सपोज करेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। फर्स्ट कंडीशन जो है वह फ्रैक्शन x बाई वाई 9/11 हो जा रहा है। कब? जब 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी x और y दोनों में 2 ऐड करना है, और इसके बाद ऐड करने के बाद जो फ्रैक्शन है वह चेंज हो जा रहा है 9/11। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 11 से आप मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को। 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, और 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। देयरफॉर 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। यानी अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करना है। 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। जो फ्रैक्शन है वह बन जा रहा है 5/6, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 18 इक्वल टू 5 से y प्लस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 5y प्लस 15, और 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। देयरफॉर 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 सेकेंड इक्वेशन। इस तरह 2 इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। यह आपके लिए होमवर्क हुआ। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, और x और y का वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन
जो हम सपोज किए हैं x अपॉन वाई है, तो x और y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और यही आंसर हो जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन का वैल्यू होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? यानी 5 साल बाद जो जैकब का एज होगा वह है उसके सन के एज से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। और 5 years ago यानी 5 साल पहले जैकब का जो एज था वह है उसके सन के एज से 7 टाइम्स ज़्यादा था। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज? तो दोनों का प्रेजेंट एज हम x और y सपोज करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x and his son's present age बी वाई। तो चूँकि रिलेशन जो है दोनों के 5 साल बाद के एज का आपस में रिलेशन दिया हुआ है, तो हम दोनों का जो एज है वो 5 साल बाद का एज फाइंड करेंगे। तो 5 year hence, therefore 5 years hence Jacob's एज, प्रेजेंट 5 साल बाद का एज फाइंड करने के लिए प्रेजेंट एज में हम 5 ऐड करते हैं। तो जैकब का प्रेजेंट एज है x, तो 5 साल बाद का जो इसका एज होगा वह होगा x + 5 एंड हिज सन्स एज। और 5 साल बाद उसका जो सन का एज होगा, अभी प्रेजेंट एज y है तो वह हो जाएगा y + 5। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x + 5 है, यानी जैकब का जो एज है वह है उसके सन के एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5 = 3 × y + 5। इसको सॉल्व करके आप सिंपल इक्वेशन के रूप में लाएंगे। तो x + 5 = 3y + 15 और x - 3y = 15 - 5। Therefore x - 3y = 10। फर्स्ट जो सेकेंड रिलेशन है वो दोनों के 5 साल पहले के एज का रिलेशन है। तो पहले हम दोनों के 5 साल पहले का एज फाइंड करेंगे, यानी 5 years ago Jacob's age = x - 5। 5 साल पहले का एज फाइंड करने के लिए प्रेजेंट एज में से 5 माइनस करेंगे। एंड हिज सन्स एज = y - 5। और यह जो एज है जैकब का एज 5 साल पहले का एज उसके सन के एज से 7 टाइम्स ज़्यादा है। देयरफॉर x - 5 = 7 × y - 5। सॉल्व कीजिए इसको। x - 5 = 7y - 35 और x - 7y = -35 + 5। देयरफॉर x - 7y = -30। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है। दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि x का वैल्यू जैकब का परसेंटेज हो जाएगा और y का वैल्यू उसके सन का परसेंटेज। यही आपको फाइंड करना था, जैकब का परसेंटेज देयर परसेंटेज यानी जैकब का परसेंटेज और उसके सन का परसेंटेज। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। यदि आपको एक्सरसाइज 3.3 में कोई प्रॉब्लम हो
कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने कन्फ्यूजन, अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मेरी ड्यूटी है आपके प्रत्येक कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम को दूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।